अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। आज आपको खबरें बताएं उससे पहले आपसे एक सवाल करते हैं। आपकी नज़र में इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपका जवाब होगा कोरोना वायरस और उससे उपजी परिस्थितियां। आपका जवाब होगा लॉकडाउन और उससे उपजी परिस्थितियां। लेकिन कांग्रेस की नज़र में समस्या कहीं और है, समस्या कुछ और है। दरअसल आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के बीच में संवाद हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उम्मीद थी कि इस संवाद से और इस दौरान जो मंथन होगा उससे कुछ ऐसा अमृत निकलेगा जो सरकार के लिए अच्छे सुझाव के तौर पर आए, सरकार के लिए कुछ महत्वपूर्ण मार्ग सुझा सके कि कैसे इस समय जो अर्थव्यवस्था की हालत है या जो महामारी का संकट देश झेल रहा है, विश्व झेल रहा है, उससे कैसे और बढ़िया तरीके से निपटा जा सके। लेकिन आप देखिए इस संवाद में और दुख होता है कि ठीक है कांग्रेस को तो राजनीति कर रही है, लेकिन रघुराम राजन भी सिर्फ कांग्रेस की बातों में हाँ में हाँ मिला रहे थे। ये थोड़ा सा देखकर अच्छा शायद ही किसी को लगा हो, क्योंकि आप देखिए कि इसमें जो चीजें महत्वपूर्ण जिन पर चर्चा हुई है वो है कि सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति हो रही है और जो नफरत की राजनीति हो रही है। कहाँ हो रही है नफरत की राजनीति, कहाँ हो रही है सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति? इस समय तो पूरा देश के लोग, देश की सरकार सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ने में जूझे हुए हैं और लॉकडाउन से किस तरीके से लोगों को राहत दिलाई जा सकती है, बंदिशें रखने के बावजूद किस तरह से लोगों को कुछ ढील दी जा सकती है, इसके बारे में चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, सब उसमें जुटी हुई है। समय किसके पास है नफरत की राजनीति करने का? समय किसके पास है सांप्रदायिक विभाजन को आगे बढ़ाने का, सांप्रदायिक विभाजन की राह पर चलने का? ये जो आज सत्र हुआ इसमें हालांकि और भी कुछ विषयों पर चर्चा हुई जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, लेकिन ये जो इससे बहुत उम्मीद थी वैसा उम्मीदों पर यह सत्र खरा नहीं उतरा। और अगर हम इस जो भी रघुराम राजन और राहुल गांधी के बारे में राहुल गांधी के बीच में बात हुई है उस पर चर्चा करें तो रघुराम राजन ने देश में सामाजिक सौहार्द को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि कोरोना महामारी जैसे बड़े संकट के समय भारतीय समाज विभाजन और नफरत का जोखिम मोल नहीं ले सकता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद के दौरान दोनों ने दुनिया के कई हिस्सों में अधिनायकवादी मॉडल और व्यक्तित्व के उभार को लेकर भी चिंता जताई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर विभाजन और नफरत होगी तो लोग बटेंगे। यह भी एक ढांचा है, विभाजन का एक ढांचा और नफरत का भी एक ढांचा है जो बड़ी समस्या पैदा करते हैं। इस पर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा, निश्चित तौर पर सामाजिक सद्भाव में ही जनता का हित है। हर किसी को यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि वह व्यवस्था का हिस्सा है और उसका बराबर का हिस्सा है। हम अपने घर के बटे होने का जोखिम मोल नहीं ले सकते, खासतौर पर उस समय जब चुनौती इतनी बड़ी है। राजन ने देश के निर्माताओं, संविधान निर्माताओं और शुरुआती प्रशासकों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें एहसास था कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको अलग रखना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम उन मुद्दों में पड़ जाएंगे तो एक दूसरे से लड़ने में ही बहुत समय चला जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि अब भारत को नए दृष्टिकोण की जरूरत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब दुनिया में एक अधिनायकवादी मॉडल आया है जो उदारवादी मॉडल पर सवाल खड़े करता है। यह काम का अलग तरीका है और विभिन्न स्थानों पर उभर रहा है। इस पर राजन ने कहा, ऐसी दुनिया जहां आप शक्तिहीन हैं वहां एक अधिनायकवादी मॉडल और मजबूत व्यक्तित्व कभी कभी अपील करता है, खासतौर पर तब जब आपका उस व्यक्तित्व के साथ एक निजी लगाव हो जाता है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर के अनुसार समस्या यह है कि अधिनायकवादी व्यक्तित्व खुद में यह भाव पैदा कर सकता है, मैं ही ताकत हूं और जो कहता हूं वही होता है, मेरा नियम लागू होता है और कोई जांच परख नहीं होती है, संस्थान नहीं है और कोई विकेंद्रित ढांचा नहीं है तथा सब कुछ मेरे जरिए होता है। साफ है कि इन दोनों का निशाना कहां था। देखिए पिछले काफी समय से जो चाहे रघुराम राजन हो चाहे राहुल गांधी हो लगातार नरेंद्र मोदी की आलोचना करते रहते हैं, लगातार नरेंद्र मोदी की नीतियों को कोसते रहते हैं और आज का जो सत्र था वो भी पूरा का पूरा इसी पर ही केंद्रित था। हालांकि रघुराम राजन आगे कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन है उसको खोलने की जरूरत है क्योंकि अब आर्थिक गतिविधियों को खोला जाना चाहिए ताकि लोग अपना काम धंधा शुरू कर सकें। उन्होंने कहा कि यह कदम सावधानी पूर्वक उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक गरीब देश है और संसाधन कम है, इसलिए हम ज्यादा लंबे समय तक लोगों को बिठाकर नहीं खिला सकते। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत जो भी कदम उठाएगा, रघुराम राजन ने कहा कि उसके लिए बजट की एक सीमा है। इस बीच कोरोना वायरस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का दावा है कि राज्य में हालात नियंत्रण में है और इस संकट से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधनों के चलते आने वाले समय में
संक्रमण से प्रभावितों की संख्या में कमी आएगी। हालांकि अहमदाबाद में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री ने तबलीगी जमात के सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया। रूपाणी ने कहा, यह बात काफी हद तक सही है कि तबलीगी जमात की घटना के बाद राज्य में विशेष तौर पर अहमदाबाद में संक्रमण के मामले काफी बढ़े हैं। हालांकि हमने इससे होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश की है, लेकिन अब जो स्थिति सामने आ चुकी है उसे हमें हल करना ही होगा। उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमितों के इलाज में धर्म के आधार पर भेदभाव किए जाने के आरोपों को भी खारिज किया और कहा कि अस्पतालों में मरीजों को उनकी आयु, स्त्री पुरुष, मेडिकल हिस्ट्री तथा संक्रमण की तीव्रता के आधार पर अलग अलग वार्ड में रखा जाता है, इसलिए भेदभाव की बात ही बेबुनियाद है। इस बीच दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा को कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों पर फेविपिराविर गोलियों का परीक्षण करने की अनुमति मिल गई है। कंपनी ने दावा किया कि भारत के दवा महानियंत्रक से ऐसी मंजूरी पाने वाली वह देश की पहली कंपनी है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसने इस दवा के लिए कच्चा माल आंतरिक तौर पर तैयार किया है, इसका यौगिक भी उसने ही विकसित किया है। कंपनी ने इसके मानवीय चिकित्सकीय परीक्षण की अनुमति मांगी थी। यह मंजूरी कोरोना वायरस से आंशिक तौर पर संक्रमित मरीजों पर परीक्षण के लिए मांगी गई थी। कंपनी ने कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों पर दवा परीक्षण के लिए नियामकीय अनुमति पाने वाली वह देश की पहली कंपनी है। फेविपिराविर एक वायरल रोधी दवा है और बताया जा रहा है कि इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ इस दवा ने सही प्रतिक्रिया दिखाई है। जापान में इन्फ्लुएंजा वायरस के इलाज के लिए इस दवा के उपयोग की अनुमति है। उधर लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और मजदूरों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भावुक अपील करते हुए कहा है कि वे सब्र रखें और सरकार उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर गठित टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान सभी राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों से भावुक अपील की। योगी ने कहा कि इन कामगारों ने अभी तक जिस धैर्य का परिचय दिया है उसे बनाए रखें। संबंधित राज्यों की सरकारों से संपर्क कर सभी को घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है, इसलिए वे जहां हैं वहीं रहें, संबंधित राज्य सरकारों के संपर्क में रहें और कतई पैदल ना चलें। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को घर वापस लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने संबंधित सभी राज्यों को पत्र लिखकर उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और मेडिकल रिपोर्ट समेत विस्तृत विवरण मांगा है। मुख्यमंत्री के कार्यालय ने नोडल ऑफिसरों की सूची भी जारी कर दी है, जिससे लोग उनसे संपर्क कर सकें। इस बीच कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े बताते हैं कि संक्रमितों की संख्या 33,000 के पार चली गई है और जो मृतकों का आंकड़ा है वो 1074 पे पहुंच गया है। 8,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। उधर अमेरिका की बात करें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किए हुए हैं और WHO पर भी उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बातें हमें पता थी वो WHO को नहीं पता हो। WHO ने इस मुद्दे पर न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को गुमराह किया और जब तक उसकी फंडिंग रुकी रहेगी, जब तक कि जांच के परिणाम सामने नहीं आ जाते। ट्रंप ने यह भी संकेत दिए हैं कि चीन के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाया जा सकता है जिसमें उस पर बंदिशों का भी प्रावधान हो सकता है। क्या होंगे ये बंदिशों के प्रावधान, ये आने वाले समय में पता चलेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। बाकी देश में नई खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ।